Welcome student. Today we will discuss very important topic basic electronics. और मेरा यकीन मानिए ये टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जेईई की बात करें या रेलवे की बात करें या यूपीपीसीएल किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जहाँ जहाँ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, जहाँ जहाँ कंपटीशन की तैयारी होती है, आपको हर टीचर यही बात बताएगा कि अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो आपको चाहे पावर सिस्टम हो चाहे नेटवर्क हो कुछ भी हो, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ईजी है। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट आपने एक बार अच्छे से समझ लिए तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड हो, चाहे वो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पे बेस्ड हो, चाहे मॉसफेट की बात करें, चाहे हम डायोड की बात करें, चाहे हम रेक्टिफायर की बात करें, आप कोई भी प्रॉब्लम चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए। तो हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस करेंगे, और इसको पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो पहले तो हमें बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, कैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को कंस्ट्रक्ट करने में, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का यूज हम फायर सेंसर बनाने में हम क्यों करते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड की क्या एप्लीकेशन है, कैसे डायोड किसी सिग्नल को रेक्टिफाई कर सकता है। डायोड के बाद अगर आपका ट्रांजिस्टर आया है तो ट्रांजिस्टर की क्या क्या एप्लीकेशन है। अगर उसके बाद मॉसफेट आया है तो मॉसफेट ने कैसे आपका आज का सिनेरियो, पूरी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में खुद ही बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये एक इंजीनियरिंग ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो आपका गैसियस मीडियम भी होता है, आपका लिक्विड मीडियम भी होता है, एक सॉलिड मीडियम भी होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है इन सॉलिड में, और किस तरीके से टेम्परेचर के साथ या अलग अदर जो भी फैक्टर हैं उस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिवाइस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें हम बेसिकली हम कई सारी डिवाइसों की बात करें। जैसे रेक्टिफायर है, हर घर में रेक्टिफायर यूज होता है जो कि आपका एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कई सारी ऐसी डिवाइसेस है जो आपका पीएन जंक्शन से बनती हैं, और पीएन जंक्शन समझने से पहले यानी डायोड को समझने से पहले हमें आपका सॉलिड मटेरियल, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहला टॉपिक जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं वो डिस्कस करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप ही बता रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स से बना है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जितने भी डिफरेंट मीडियम है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। आपने वोल्टेज अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे चेंज हो रहा है, अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो अगर एक सिंगल लाइन में इसको डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। किस चीज की स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है डिफरेंट मीडियम में। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहला होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरी ब्रांच जो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, बहुत पॉपुलर है आज, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है वो सारे के सारे सिग्नल कैसे होते हैं, एनालॉग होते हैं। अगर हम इस नेचर की बात करें तो पूरे नेचर में, इस रियल वर्ल्ड में जो भी सिग्नल है वो कैसा है, आपका एनालॉग है। यानी हर सिग्नल कंटिन्यूसली
चेंज हो रहा है। अगर टाइम की हम बात करते हैं, टाइम के साथ हर सिग्नल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंजिंग सिग्नल, दैट मीन दैट सिग्नल विच इज कंटिन्यूअसली वैरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम हेयर की बात करें तो आप हेयर को भी कह सकते हैं कि हेयर की लेंथ भी टाइम के साथ लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर हम आपकी इसकी हार्ट बीट की बात करते हैं तो हार्ट बीट भी कैसी एक तरीके से एनालॉग है, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। अगर हम डिजिटल की बात करें, डिजिटल सिग्नल आपका 0 और 1 से डिजाइन होता है। यानी अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें, डिजिटल सिग्नल में आपका सीक्वेंस होगा वो जीरोस और वंस का सीक्वेंस होगा, यानी एक तरीके से ऑन ऑफ। अगर आप मेरी आंखों को देखिए, ऑफ ऑन ऑफ ऑन, तो ये डिजिटल सिग्नल होता है। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो हर चीज एनालॉग है, डिजिटल नहीं करता एग्जिस्ट रियल वर्ल्ड में। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहां हमें डिजिटल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल के कई सारे फायदे हैं। अगर इस रियल वर्ल्ड की बात करें, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सिग्नल आपका बहुत फायदेमंद है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली हम डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेस करते हैं, और कई सारी डिवाइस आज के दौर में जो हम यूज कर रहे हैं वो टोटली क्या है? डिजिटली हैं। दैट मीन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा डिजिटल डिवाइसेस का, वो 0 1 की फॉर्म में ही परफॉर्म होगा। तो बेसिकली क्या है, रियल वर्ल्ड में एनालॉग सिग्नल है, लेकिन हमें चाहिए क्या है? सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। तो हम कई सारी डिवाइस ऐसी यूज करते हैं जिससे हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यानी कोई भी एनालॉग सिग्नल है, इस डिवाइस की हेल्प से आप उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डिजिटल सिग्नल के कई सारे एडवांटेज होते हैं। कौन कौन से एडवांटेज होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम फोकस करेंगे किस पे? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां कंटिन्यूअस सिग्नल का हम यूज करते हैं और वो सिग्नल टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को, सभी लोगों को सिग्नल के बारे में पता होगा। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर मैं इस तरीके से एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर दूं और यहां पे लिख दूं t यानी टाइम, और यहां पे लिख दूं v, तो ये आपका क्या है? ये आपका ये बता रहा है कि वोल्टेज किस तरीके से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर से बता रहा हूं, आपका यहां पे एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, और इस ग्राफिकल इमेज से आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहां पे इस वोल्टेज की वैल्यू सपोज 1 वोल्ट है, तो यहां पे कितनी हो जाएगी? सपोज 2 वोल्ट है। यहां कितनी हो जाएगी? 3 वोल्ट है। यहां मैक्सिमम सपोज 10 वोल्ट है। तो आप देखते हैं कि कंटिन्यूअसली वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस वेव फॉर्म से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वोल्टेज इस टाइम पे इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इस चीज को आप बोलते हैं सिग्नल। तो सिग्नल को अगर आपको डिफाइन करना हो, सिग्नल क्या है? सिग्नल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? इंफॉर्मेशन का। आपको इस वेव फॉर्म से यही तो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वोल्टेज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक तरीके से वेव फॉर्म क्या कर रही है? एक इंफॉर्मेशन दे रही है। तो सिग्नल क्या है? वेव फॉर्म है जो एक तरीके की इंफॉर्मेशन आपको बता रही है। सिग्नल क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या कहलाता है? आपका सिग्नल कहलाता है। तो आपको बेसिकली ये चीज पता होनी चाहिए कि जब मैं सिग्नल का यूज करूं तो सिग्नल क्या चीज है। सिग्नल आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इंफॉर्मेशन का। अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हम एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हम डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1 होता है। डिजिटल सिग्नल के बहुत सारे एडवांटेज हैं ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। जब मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो मैं वहां पे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या क्या एडवांटेज है ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। But right now we will focus on only analog electronics. तो पहला टॉपिक मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूं, वो टॉपिक बेसिकली क्या है? आपका एनर्जी बैंड थ्योरी। अगर किसी भी हम एग्जाम की बात करें तो एनर्जी बैंड थ्योरी पे एक न्यूमेरिकल आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड की। किसी भी अगर एनर्जी बैंड की हम बात करते हैं
तो बेसिकली कोई भी एनर्जी बैंड डायग्राम आपका रिप्रेजेंट करेगा रेंज ऑफ एनर्जी। किसी भी हम सॉलिड मटेरियल की बात करें, किसी भी ऑर्बिट की बात करें, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी एनर्जी सेम नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली के अपवर्जन नियम से आपको पहले ही पता है कि कभी भी किसी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपस में सेम नहीं हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन्स से कभी भी एक सिंगल एनर्जी, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कभी भी सिंगल एनर्जी एसोसिएट नहीं होती है। हमेशा एक रेंज ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो रेंज ऑफ एनर्जी वर्ड का मैंने यूज किया हुआ है। तो जो रेंज ऑफ एनर्जी होती है उसी को हम बेसिकली बोलते हैं एनर्जी बैंड। So rather than single energy, there is a range of energy which associated with number of electrons. तो हमेशा जब भी एनर्जी बैंड की हम बात करते हैं, एनर्जी बैंड आपका डिपेंड करेगा एक रेंज ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन से हमेशा एक रेंज ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। कभी भी सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपकी सेम नहीं होती है। एक लो एनर्जी स्टेट होती है, उससे ऊपर भी कुछ हाई एनर्जी स्टेट होगी, फिर वेरी हाई एनर्जी स्टेट होगी। इस तरीके से प्रोसेस होता है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी की, अगर हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करें किसी भी एनर्जी बैंड को, तो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी बैंड के हम टाइप्स डिस्कस करें, हम बेसिकली दो टाइप्स के एनर्जी बैंड डिस्कस करेंगे। पहला वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से नीचे भी कई सारे एनर्जी लेवल ऐसे होते हैं, लेकिन उन लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, तो हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें जो हाई एनर्जी बैंड है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बैंड और देन कंडक्शन बैंड, ठीक है। इससे वैलेंस बैंड से नीचे भी कुछ लो एनर्जी स्टेट होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन को जंप कराना कंडक्शन बैंड में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लेस होती है। हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम बहुत ज़्यादा लो लेवल से इलेक्ट्रॉन को जंप कराना चाहते हैं हायर एनर्जी स्टेट पे। तो बेसिकली वी विल मोर कंसर्न ओनली टू बैंड, फर्स्ट इज बैलेंस बैंड एंड द सेकेंड इज कंडक्शन बैंड। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट आपको एनर्जी बैंड का समझ में आ गया होगा। एनर्जी बैंड क्या है? बेसिकली एक रेंज ऑफ एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी किसी ऑर्बिट में या सॉलिड मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है सबकी सेम नहीं होती है, एनर्जी आपकी अलग अलग होती है। सो देयर इज ए रेंज ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका बैलेंस बैंड। हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, हम सभी ने इंटरमीडिएट पास किया है, फिर हमने डिप्लोमा भी किया है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी एटम की अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात की जाए उसको हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। और वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस बैंड अपने आप ये बता रहा है कि जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आपसे पूछे कि वैलेंस बैंड क्या होता है, तो मैं सिंपली डिफाइन कर सकता हूं, ऐसा एनर्जी बैंड जो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में रहेंगे। वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमेशा लोअर
एनर्जी स्टेट पे रहेंगे। और जितना ज़्यादा एटॉमिक डिस्टेंस जो आपकी न्यूक्लियस से है वो आपकी कम होती जाएगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली आपके न्यूक्लियस से बाउंड रहेगा। जैसे जैसे आपकी एटॉमिक स्पेसिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी डिस्टेंस आप बढ़ाते जाते हैं, आप बहुत ही कम एनर्जी को सप्लाई करके इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा सकते हैं कहां, हायर एनर्जी स्टेट पे, यानी कि कंडक्शन बैंड में। तो बेसिकली बैलेंस बैंड क्या होता है? बैलेंस बैंड एक एनर्जी बैंड होता है जिसमें आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑर्बिट, और जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड अपने आप ही बता रहा है, कोई भी चीज ऐसा नहीं रटने की जरूरत है। कंडक्शन बैंड आपको खुद बता रहा है एक ऐसा एनर्जी बैंड जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऐसा एनर्जी बैंड जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे, उस बैंड को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये साफ साफ जानते हैं पहले से ही, अगर किसी एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जाए, एक नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटम्स की हम बात की जाए, अगर आपका एटॉमिक सेपरेशन, अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस ज़्यादा है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच है आपका न्यूक्लियस से, तो उस केस में अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, अगर थोड़ी सी एनर्जी भी उसको मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाता है, और फ्री होकर वो कहाँ जाएगा? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड, बेसिकली बैलेंस बैंड की बात करें, अगर हम यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाएंगे, यानी बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड अपने आप बता रहा है कि मैं एक ऐसा एनर्जी बैंड हूं जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से करंट पॉसिबल होती है, करंट का मूवमेंट पॉसिबल होता है किसी भी डिवाइस में। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हम बात करें, अगर वहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो वहां करंट कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हैं, दैट मीन्स गैप जो है आपका बहुत ज़्यादा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी बैंड गैप को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम जंप नहीं करा सकते क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज क्लियर टू यू। बैलेंस बैंड जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पजेस करता है, कंटेन करता है। कंडक्शन बैंड एक ऐसा एनर्जी बैंड है जिसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो आपका बेसिकली करंट मूवमेंट के लिए पॉसिबल होते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे एनर्जी बैंड गैप। तो हम एनर्जी बैंड डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी बैंड का क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली हम जो इंटरेस्टेड हैं वो 2 एनर्जी लेवल में इंटरेस्टेड है, 2 एनर्जी बैंड में इंटरेस्टेड है। पहला कौन सा है आपका? बैलेंस बैंड। दूसरा कौन सा है आपका? कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो आपका लूजली अटैच रहते हैं न्यूक्लियस से, उसको हम इजीली जंप करा सकते हैं हाई एनर्जी स्टेट में, अगर हम कुछ एनर्जी उसको सप्लाई, एनर्जी उसको हम प्रोवाइड कर दें, सप्लाई कर दें। दूसरा बैंड होता है कंडक्शन बैंड, जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री, और उसकी वजह से ही करंट का कंडक्शन होता है किसी भी डिवाइस में। तो यहां हम फोकस करते हैं एनर्जी बैंड गैप पे, और इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। एनर्जी बैंड गैप को फॉरबिडन गैप बोलते हैं। तो एनर्जी बैंड गैप
ये खुद ही बता रहा है। हमने दो तरीके के एनर्जी बैंड आपसे डिस्कस किए हैं, पहला होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो अगर मैं इसको बोल दूं कंडक्शन बैंड और इसको बोल दूं वैलेंस बैंड, और इस एक्सिस पे मैं लिख दूं इलेक्ट्रॉन एनर्जी, तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं ईजी एनर्जी बैंड गैप। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें तो बैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फिल भी हो सकता है और इट कैन बी पार्शियली फिल्ड, या तो ये आंशिक रूप से फिल होगा या ये कंप्लीटली पूरी तरीके से बैलेंस बैंड आपका फिल होगा। तो साफ साफ एनर्जी बैंड गैप यानी कि जो भी एनर्जी बैंड है उनके बीच का जो गैप है उस गैप को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। यहां पे एक कंडक्शन बैंड है यानी हाई एनर्जी स्टेट पे है, ये आपका कैसा है बैलेंस बैंड है, ये आपका लो एनर्जी स्टेट पे है, और इन दोनों के बीच में जो भी गैप होगा उसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप या फिर फॉरबिडन गैप। तो बेसिकली एनर्जी बैंड गैप इज नथिंग, इट इज द गैप बिटवीन टू एनर्जी बैंड, इट इज द गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी बैंड गैप होता है, एक एनर्जी गैप होता है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप कहोगे सर ये गैप है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों? बेसिकली जो गैप है इसका जो मेजरमेंट होता है वो एनर्जी लेवल के थ्रू होता है, एक एनर्जी के थ्रू होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गैप है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कुड बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कुड बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम यहाँ पे डिस्टेंस के थ्रू गैप को नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे एनर्जी के थ्रू गैप को मेजर कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप इसको फॉरबिडन गैप क्यों बोलते हैं? मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इसको हम फॉरबिडन गैप इसलिए बोलते हैं कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह पाए, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर पाए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइट करने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इट कुड बी फोटॉन एनर्जी, एक फोटॉन एनर्जी भी अप्लाई कर सकते हैं आप। बेसिकली क्या है, अगर हम ऑप्टिकल एक्साइटेशन की बात करें, आप ऑप्टिकल इस पे लाइट फॉल होगी, अगर इस ट्यूब लाइट की लाइट इस पे फॉल होगी तो ये एक्साइट हो जाएगा, ये एनर्जी को आपका एक्वायर करेगा। जब इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो ये जंप कर जाएगा कहां? कंडक्शन बैंड में। ये बोलते हैं ऑप्टिकल एक्साइटेशन। अगर हम इस दीवार की बात करें तो दीवार के भी अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स है तो उस ऑप्टिकल लाइट के थ्रू वो एक्साइट हो रहे हैं, ठीक है, ये बोलते हैं ऑप्टिकल एक्साइटेशन। यानी फोटॉन एनर्जी अप्लाई करिए, इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हो जाएगा। या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो कई सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो लोअर एनर्जी स्टेट पे हैं उसको एक्साइट कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। तो होल क्या होता है? आपसे कोई पूछे होल क्या होता है? होल कुछ नहीं होता है, होल होती है एक एम्प्टी लोकेशन। एम्प्टी लोकेशन इन बैलेंस बैंड। तो होल इज नथिंग, होल आपका एम्प्टी लोकेशन होता है बैलेंस बैंड में। ये आपको ये बताता है कि एक होल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं जब ये ऑप्टिकल एक्साइट होगा,
यानी लाइट फॉल होगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जंप कर जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहां, कंडक्शन बैंड में। लेकिन किस केस में, जब भी आपकी जो सप्लाई एनर्जी है अगर मैं उसको बोल दूं E, तो या तो E ग्रेटर हो या E इक्वल हो किसके, Eg के। यानी E क्या है आपका, सप्लाइड एनर्जी। यानी कभी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए जो Eg से ज्यादा है या Eg के इक्वल, बैंड गैप से ज्यादा है, तब उस केस में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस की बात करें, रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर रहते हैं, अगर एनर्जी बैंड गैप ज्यादा नहीं है। अगर एनर्जी बैंड गैप ज्यादा नहीं है, आप रूम टेम्परेचर की बात करें, थर्मल एनर्जी के थ्रू कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू द एनर्जी बैंड गैप एंड द फॉरबिडन गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरबिडन गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरबिडन गैप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और सीधे बैलेंस बैंड से जंप करके कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, यानी फ्री हो जाएगा। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट कंडक्शन पॉसिबल होता है किसी भी डिवाइस में। अगर किसी भी डिवाइस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जीरो है, आप भले ही कितना वोल्टेज अप्लाई करिए, कुछ भी करिए, करंट फ्लो नहीं करेगी, जैसा कि इंसुलेटर। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इस फॉरबिडन गैप की, यानी एनर्जी बैंड गैप की, जो भी आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या डिटेल है, उसके लिए वैल्यू क्या रहती है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूं तो सिलिकॉन के लिए वैल्यू रहती है 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज आप याद रख लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू क्या होगी सिलिकॉन के लिए, एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू क्या होगी जर्मेनियम के लिए, एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू क्या होगी कंपाउंड सेमीकंडक्टर जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो ये वैल्यू आपको अपने माइंड में वेल मैनर में रिटेन करनी होगी कि इनकी वैल्यू क्या होगी। जर्मेनियम के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड, so not a single element semiconductor, this is compound semiconductor। हम इसकी भी डिटेल डिस्कस करेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। गैलियम आर्सेनाइड 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये आपके 3 सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं इसकी डिटेल में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। राइट नाउ अभी हम इस पर फोकस करते हैं। तो आप देख लीजिए कि सिलिकॉन में क्या है, 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। जर्मेनियम में कितना गैप है, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। गैलियम आर्सेनाइड में कितना गैप है, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम सेम टेम्परेचर या सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इन तीनों मटेरियल में ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो आप सीधे सीधे बता दोगे सर जर्मेनियम में। क्यों होंगे, मेरे ख्याल से ये बात नहीं बतानी है आप लोगों को, क्योंकि एनर्जी बैंड गैप जो है कितना है, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी बैंड गैप सबसे कम है, तो जर्मेनियम का जो एनर्जी बैंड गैप है वो सबसे कम है। अगर सेम टेम्परेचर या सेम एनर्जी की हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा जो क्रिएट होंगे वो किस में क्रिएट होंगे, आपके जर्मेनियम में। ठीक है, तो बेसिकली क्या करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक फायर सेंसर डिजाइन करना है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि मुझे एक फायर सेंसर या फिर टेम्परेचर डिटेक्टर डिजाइन करना है। तो टेम्परेचर डिटेक्टर बेसिकली क्या होगा, हमारा जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हम सेट कर देते हैं, उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगती है। अगर कहीं भी कोई फायर एक्टिविटीज हो रही है, किसी भी, हमने यहाँ आग लगा दी इस कोने में, अगर हमने इस कोने में आग लगा दी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका करंट क्या होगी, ज़्यादा फ्लो करने लगेगी। तो उस केस में हम, अगर मैं आपसे कहूँ कि फायर सेंसर या टेम्परेचर डिटेक्टर में किसका यूज करते हैं, तो किसका यूज करेंगे, जर्मेनियम का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपका एनर्जी बैंड गैप है वो कैसा है, कम है, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर को सेंस करेगा, तुरंत करंट बढ़ जाएगी।
तो जब भी हम बात करते हैं फायर सेंसर की, टेम्परेचर डिटेक्टर की, हमेशा जर्मेनियम का यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज नहीं करेंगे, गैलियम आर्सेनाइड का यूज नहीं करेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम का कहाँ यूज, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड का कहाँ यूज होगा, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एनर्जी बैंड गैप आप इजिली माइंड में रिटेन कर सकते हैं, 2-3 बार कॉपी में लिख के देखिएगा, आपको इजिली याद हो जाएगा। सिलिकॉन 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको एनर्जी बैंड गैप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो आपका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो भी गैप होता है, उस गैप का हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। और इसको फॉरबिडन गैप इसलिए बोलते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इसके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं होती है। अगर मैं आपको फार्मूला लिखूँ एनर्जी बैंड गैप का इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1.24 लैम्डा इन माइक्रोमीटर। लैम्डा आपका माइक्रोमीटर में है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में, और ये जो आपका आंसर आएगा बैंड गैप, वो आएगा आपका, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, किसी भी उससे फील्ड से रिलेटेड हो, एसएससी, रेलवे, यूपीपीसीएल, कोई भी एग्जाम हो, इस फार्मूले पे बेस न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, 1.24 डिवाइड बाई लैम्डा इन माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 × 10⁻⁻6 मीटर होता है। आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो अगर आपको वेवलेंथ गिवन है और वेवलेंथ माइक्रोमीटर में आपने यहाँ पुट कर दी है, वेवलेंथ अगर आपने माइक्रोमीटर में यहाँ पुट कर दी है, तो आपको एनर्जी बैंड गैप इजिली निकाल लेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक चीज मैं आपसे और बता देता हूं, Eg जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको बस याद रखना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस केस में जो आपका एनर्जी बैंड गैप है उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी। बहुत सिंपल सा आंसर है, एनर्जी बैंड गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में एनर्जी बैंड पे क्या इफेक्ट होगा, एनर्जी बैंड आपका डिक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो आप लोग पहले से इस चीज को, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या कोई भी बेसिक क्लास हो, आप लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी हम सॉलिड की हम बात करते हैं, किसी भी सॉलिड मटेरियल की, तो बेसिकली हम 3 चीजों की बात करते हैं। पहला होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है आपका मेटल, जिसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं, तीसरा आपका होता है सेमी कंडक्टर। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो चीज डिस्कस करेंगे क्या, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर अपने आप ही बता रहा है कि मैं इंसुलेटर हूं, मैं इंसुलेटेड हूं हर एक चीज से। क्या होता है इंसुलेटर, इसकी डिटेल करेंगे, इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर इंसुलेटर की हम बात करें, इंसुलेटर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में हम वुडन यूज करते हैं, या रबर की बात करें या क्वार्ट्ज की बात करें, क्या उससे करंट कंडक्शन पॉसिबल है? क्या रबर से या कागज से करंट फ्लो कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर हम एक लकड़ी की बात करें, लकड़ी में एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें, एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अगर एनर्जी बैंड बहुत ज्यादा हाई है तो आप कुछ भी प्रोवाइड कर लीजिए, वोल्टेज, टेम्परेचर, कुछ भी, क्या इलेक्ट्रॉन
बैलेंस बैंड से यानी लोअर एनर्जी स्टेट से क्या हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसी डिवाइसेस जिसमें करंट कंडक्शन पॉसिबल नहीं है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं करंट कंडक्शन? क्योंकि एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा हाई है। आप एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, किसी भी तरीके की एनर्जी, आपका इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। तो अगर हम इंसुलेटर की हम बात करते हैं, करंट कंडक्शन is not possible, is not possible, करंट कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। आप वोल्टेज अप्लाई करिए, एनर्जी प्रोवाइड करिए, ऑप्टिकल एक्साइटमेंट कुछ भी कर लीजिए, आपका इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं कर पाएगा लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। यानी यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है? जीरो है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वुड, आपका क्या हो सकता है? क्वार्ट्ज, एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या है? इंसुलेटर है। इससे आपकी करंट कभी भी फ्लो नहीं करती है। रबर भी हो सकता है एग्जाम्पल आपका, इट कुड बी वन ऑफ द एग्जाम्पल रबर। तो इंसुलेटर आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर एनर्जी बैंड डायग्राम आपको दिया हो, सपोज आपको 3-4 पिक्चर में दे दूं, ये ग्राफिकल इमेज है, इसमें बताइए इंसुलेटर वाली इमेज कौन सी है? ए होगी, बी होगी, या सी होगी, या डी होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी इंसुलेटर को एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से समझना हो तो बहुत ही सिंपल है। एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से ये क्या होता है? कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी स्टेट। ये क्या होता है आपका? बैलेंस बैंड लो एनर्जी स्टेट। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो। क्यों जीरो होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So energy band gap is very high. You can supply any amount of energy, but current conduction is not possible because इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जंप नहीं कर पाएंगे, वो एक्साइट नहीं हो पाएंगे लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलेटर बहुत ही ईजी था और आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको समझ भी लिया होगा। अब मैं जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा मेटल, या फिर उसको कंडक्टर भी बोलते हैं। मेटल या कंडक्टर। तो कंडक्टर आपको पहले ही बता रहा है कि मैं कंडक्टर हूं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, मेरे पास फ्री चार्ज कैरियर है, यानी मैं कंडक्ट कर सकता हूं, करंट फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो कंडक्टर अपने आप ही बता रहा है कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें करंट कंडक्शन बहुत इजीली होता है, जिसमें करंट कंडक्शन पॉसिबल है, जिसमें करंट फ्लो कर सकती है। क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हाई है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब हाई होंगे? जब उनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा, अप्रॉक्सीमेटली जीरो भी कह सकते हैं। तो किसी भी मेटल और कंडक्टर को अगर एनर्जी बैंड डायग्राम से मैं समझना हूं तो ये आपका होता है कंडक्शन बैंड, ये आपका होता है बैलेंस बैंड। तो बेसिकली क्या है, यहां पे होती है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, दैट मीन्स Eg अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। यानी एनर्जी बैंड गैप अगर मैं मेटल या कंडक्टर की बात करता हूं तो कितना होता है? जीरो। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं, किसी भी रूम टेम्परेचर में अगर मैं पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर की बात करूं तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड के वो ऑलरेडी एक्साइट होके कहां पे हैं? कंडक्शन बैंड में हैं। ठीक है, तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करूं, क्योंकि एनर्जी बैंड गैप यहां पर जीरो है, तो बैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां है? कंडक्शन बैंड में। यानी कि इन केस ऑफ कंडक्टर फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टर में कैसे है? ज्यादा है, मेटल में कैसे है? ज्यादा है। तो करंट कंडक्शन बहुत ही इजीली आपका पॉसिबल है इस केस में, मेटल के केस में। और ये एनर्जी बैंड डायग्राम से मैंने आपको बता भी दिया है। और बेसिकली अगर इसका एग्जांपल डिस्कस करें, गोल्ड, एल्यूमिनियम,
प्लेटिनम एक्सेट्रा, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, जो पॉसिबल है, जो बन सकता है कि जो कंडक्टर है या फिर जो मेटल है, जो इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट वो आपका पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आपका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो किसी भी मेटल की हम बात करें, तो मेटल या कंडक्टर की हम बात करें, जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सीधा सा मतलब है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी भी मेटल या कंडक्टर का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो मेटल और कंडक्टर में तो ऑलरेडी सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? फ्री हैं। तो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही नहीं ब्रेक होने के लिए, सारे कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं, सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सारे के सारे फ्री हैं, सब कहाँ है? कंडक्शन बैंड में। यानी कि अगर टेम्परेचर मैं इंक्रीज करता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो मूवमेंट होगा, उनकी जो मोबिलिटी होगी, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके मूवमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी क्या होगी? आपकी इंक्रीज करेगी, और कंडक्टिविटी क्या होगी? आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रो। यहां रो जो है वो आपका रेजिस्टिविटी है, सिग्मा जो है आपका कंडक्टिविटी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी भी मेटल या कंडक्टर का मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो उस केस में तो उसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है ही नहीं। तो बेसिकली क्या होगा? कहीं ना कहीं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका पाथ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, तो उनकी कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसा होता है? पॉजिटिव। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मेटल का जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपका जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। अगर हम मेटल के बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि मेटल आपका कैसा है, तो मेटल आपका बेसिकली यूनिपोलर है। यूनिपोलर है क्योंकि मेटल में जो आपकी करंट फ्लो होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं। तो बेसिकली जो मेटल है आपका क्या होता है? यूनिपोलर होता है। करंट कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है सिर्फ, इसलिए इसको यूनिपोलर। कई बार एक आध बार ये क्वेश्चन आ चुका है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए मैंने कहा मैं आपको ये चीज भी बता दूं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत फोकस करिएगा, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने सेमीकंडक्टर समझ लिया, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने मुझसे सेमीकंडक्टर समझ लिया तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, सब में सेमीकंडक्टर का ही यूज होता है। अगर आपने एक बार सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में बैठा लिया, अगर आपने मेरी हर एक क्लास को अटेंड कर लिया और आपने सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप उसको बहुत ईजिली समझ पाएंगे। तो हम अब डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर।